अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जो नई स्ट्रेन आई है बरतानिया में, तो क्या ये जो स्ट्रेन है ये ज़्यादा ख़तरनाक है और क्या ये जो स्ट्रेन है इसके आने के बाद यानी पहले जिनको इन्फेक्शन हुई थी, क्या उनको री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और इसके अलावा एक चीज़ ये पूछी जाती है कि क्या जो वैक्सीन्स अभी बनी हुई हैं और लोगों को जो लग रही हैं, तो क्या ये नकारा हो जाएंगी इस नई स्ट्रेन के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वायरस होते हैं, ख़ास तौर पे जो आरएनए वायरसेस होते हैं, तो ये मुसलसल तकसीम दर तकसीम होते हैं, क्योंकि यही इनकी सर्वाइवल है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वायरस की, कि ये लोगों के दरमियान एक बहस होती है कि ये जिंदा है या मुर्दा चीज़ है। देखें, ये अपने होस्ट के बाहर, जैसे कि आजकल इंसान जो हैं, हम लोग इसके होस्ट बने हुए हैं, इसके मेज़बान बने हुए हैं, तो उनके बाहर ये एक डेड चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने कुछ भी नहीं, ना ये चल सकती है, ना ये उड़ सकती है, ना ये खा सकती है किसी चीज़ को, बल्कि जब ये अपने होस्ट के अंदर जाती है तो उसके सेल के अंदर ये फिर अपना रेप्लिकेशन का अमल करती है, जिसको हम तकसीम दर तकसीम कहते हैं। जब ये वायरस तकसीम दर तकसीम होता है तो उस वक़्त ये अपनी कॉपीज़ बनाता है, और जब ये कॉपीज़ बनाता है तो उस दौरान इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि ये कॉपीज़ जो हैं ये एक से मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसको फिर हम म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि ये जो 4 लेटर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस कहते हैं, ये उनसे मिलकर बना होता है। ये फिर वो साइंटिफिक एक डिबेट है, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसको स्केप कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। तो सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि ये जो वायरसेस होते हैं ये म्यूटेट करते रहते हैं, और ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 1 महीने में 2 म्यूटेशंस होती हैं इनके अंदर। जैसे एक बड़ी मशहूर म्यूटेशन आई थी कोरोना वायरस के अंदर, वो आई थी फरवरी में। हालांकि अभी इसको आए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ था या 1.5 महीना हुआ था दुनिया में, तो फरवरी में इसमें एक म्यूटेशन आई थी कि इसकी 614 की जो पोजीशन है, जो कि इसकी स्पाइक प्रोटीन की है, यानी स्पाइक प्रोटीन वो पोर्शन है जिससे ये हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है। तो 614 की पोजीशन पे ये जो मैंने न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बात की है, तो वो मिलकर फिर बाद में बनाते हैं अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोटीन जिसके अब हम सब बने हुए होते हैं। तो वायरस भी इसी तरह है कि उसकी मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं। तो उसकी स्पाइक प्रोटीन पे 614 की पोजीशन पे एस्पार्टिक एसिड की जगह पे ग्लाइसिन लग गया था, तो जिससे इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा हो गई थी, यानी एक से दूसरे इंसानों में फैलने का जो अमल है वो फरवरी में जो ये आई, और जून में फिर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा D614G जो है स्ट्रेन ये फैल गई। तो अब इसी तरह जो ये वायरस है, इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आई हैं, कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन क्योंकि वो कम वक्त में आई हैं, उनकी तादाद है 23 यानी 23, और उनमें से 7 ऐसी हैं, 17 ऐसी हैं जो एक ही वक्त में आई हैं, अचानक ही आई हैं, और 7 ऐसी हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन में आई हैं। और उनके अंदर भी जो एक है जिसको हम N501Y कहते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन के भी उस हिस्से में आई है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, के जो हमारे ये जहाँ पे जाके हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं, या जो वैक्सीन जब वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो जाके वहाँ पे अटैच होती हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को पहली दफ़ा ज़्यादा कंसर्न हुआ। लेकिन अभी तक की जो हालात ये बताते हैं कि अगर मैं उस सवाल का जवाब दे पाऊँ कि जो पूछा जाता है, कि वो स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये फैलता तो तेज़ी से है, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। एक साइंटिफिक असूल भी है। वो साइंटिफिक असूल क्या है कि जो भी वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, ज़्यादा रेप्लिकेट भी होगा, तो वो ज़्यादा लीथल नहीं होगा। और उसकी वजह है, मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि हम जो इंसान हैं इस वक्त कोरोना वायरस का होस्ट हैं, हम उसके मेज़बान हैं। अगर एक शख्स आता है किसी घर में और वहाँ से उसको खाना मिलता है, तो वहाँ से उसको सब कुछ मिलता है, तो इस चीज़ के चांसेस कम होंगे कि वो इंसान उस शख्स को, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाए जहां से वो हर रोज़ खाना खाता है। तो यही हाल है इस कोरोना वायरस का, कि ये कोरोना वायरस इंसानों को मारेगा कम अगर ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि हम ही उसके होस्ट हैं। अगर किसी में वायरस जाके उसको मार देता है तो इस बात के चांसेस कम हो जाएंगे कि फिर उसको आगे अपना होस्ट मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये ज़्यादा तेज़ी से तो फैलेगा, लेकिन ये नुकसान कम पहुँचा रहा है, और या पहुँचाएगा। मज़ीद स्टडीज़ भी चल रही हैं। और इसके अलावा ये है कि जो हमारी अभी तक की वैक्सीन्स हैं, तो इस चीज़ के चांसेस कम हैं कि वो इसके खिलाफ काम ना कर सकें, यानी वो इसके खिलाफ काम करेंगी। उसकी वजह ये है कि जो ये म्यूटेशंस हैं ये 1% हिस्से में आई हैं। जो 99% हिस्सा है उसकी जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं, तो हमारा जिस्म और वैक्सीन उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो चांसेस यही हैं कि ना सिर्फ ये कि जो एंटीबॉडीज़ बल्कि जो टी सेल बनते हैं वो भी इस वायरस को मारेंगे। तो वैक्सीन भी काम करेगी, और
आखिर में वो सवाल कि जो वो लोग जिनको ज़िंदगी में पहले कभी कोरोना की इन्फेक्शन हुई है, क्या उनको दोबारा री इन्फेक्शन के चांसेस हैं कि इस स्ट्रेन की वजह से? तो ये भी चीज़ ज़्यादा मुमकिनात में से नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम जो होता है वो ना सिर्फ ये कि इसकी स्पाइक प्रोटीन और उसके मुख्तलिफ हिस्से, बल्कि इस वायरस के ऊपर जो प्रोटीन्स होती है जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं, और फिर जब ये टूटती है, ये वायरस जब टूटता है, हमारा जिस्म इसको तोड़ता है, तो इसके अंदर एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। वो जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो इसके आरएनए के साथ जुड़ी हुई प्रोटीन होती है, तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो ये तमाम क्योंकि एंटीजेंस तो चेंज नहीं हुई, तो वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही एंटीबॉडीज बना चुका है, टी सेल बना चुका है, याददाश्त वाले सेल यानी मेमोरी सेल भी बना चुका है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करेगा इस वायरस के खिलाफ भी। तो ये स्टडीज़ चल रही हैं, इनके बारे में जैसे जैसे नई खबरें आएंगी तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, किसी और को फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो का तो शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।